हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो श्रीराम प्रॉपर्टीज़ की आईपीओ कल होने वाली है लिस्ट। सो आप में से जिन लोगों को भी अलॉटमेंट लगी है उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आज का जो ग्रे मार्केट चल रहा है वो है -10 रुपीज़, यानी कि डिस्काउंट लिस्टिंग होने के चांसेस हैं एज़ पर टुडेज़ ग्रे मार्केट। अगर हम इसके लिस्टिंग लॉस को आपका कैलकुलेट करते हैं तो 108 पे ये लिस्ट हो सकती है। 118 का कट ऑफ प्राइस था, उसमें आप -10 कर लो तो 108 पे ये लिस्ट हो सकती है, यानी कि -8.47%, यानी कि 8.5% का लॉस आपको कल होने के चांसेस हैं। ये चेंज हो सकता है, पर इसी के अनुसार अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो आपको एक लॉट पे आपका जो नुकसान हो सकता है वो है 1250 रुपीज़ का। अब ये हो सकता है कि कल डिस्काउंट लिस्टिंग ना हो, ये पॉजिटिव लिस्टिंग दे दे और आपको एक्चुअली लिस्टिंग गेन हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन चांसेस जहाँ तक लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट सिनारियो अच्छा नहीं चल रहा है, अभी बहुत फियरफुल मार्केट है और सब कोई पैनिक सेलिंग भी कर रहे हैं और साथ ही एफआईआई की तरफ से भी सेल ऑफ्स आ रहे हैं, जिस वजह से हमारा मार्केट में आने वाले कुछ दिनों में करेक्शन रह सकता है, जिसका इम्पैक्ट हमें श्रीराम प्रॉपर्टीज़ के कल के लिस्टिंग डे के दिन भी देखने को मिल सकता है। तो अभी आप यही मान के चलो कि आपको लॉस होगा, फिर हम लोग आगे जाके लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ पॉजिटिव आप जान लो कि कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। श्रीराम ग्रुप की ये वेल नोन कंपनी है श्रीराम प्रॉपर्टीज़, एंड श्रीराम ग्रुप की गुडविल बहुत ही अच्छी है पूरे इंडिया में। साथ ही इसकी जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी पुरानी है, एक्सपीरियंस है एंड स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। कंपनी के ऊपर 650 करोड़ का डेट है ऑन इट्स बुक एज़ पर द बैलेंस शीट। तो इनका जो डेट इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो है 0.8 टाइम्स का। डेट इक्विटी रेशियो कम हो, जितना कम उतना अच्छा। तो इनका जो आईपीओ इन्होंने जो रेज़ किया है 600 करोड़ का, उसमें से इनका जो मोटिव है वो है 200 करोड़ को वो यूज़ करेंगे रीपेमेंट ऑफ डेट में, यानी 650 करोड़ में से 200 करोड़ को वो रीपे कर देंगे थ्रू आईपीओ मनी। तो इसके बाद क्या होगा, अगर वो रीपे कर देते हैं सक्सेसफुली तो इनका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 0.4 हो जाएगा। तो कंपनी के बैलेंस शीट में जितना कम डेट हो उतना अच्छा होता है, तो रेड्यूसिंग द डेट विल बी गुड फॉर द कंपनी। तो ये एक पॉजिटिव बात है कि ये डेट को पे करेगी तो जो बैलेंस शीट में जो डेट है वो कम हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। साथ ही कंपनी साउथ इंडिया में अमंग टॉप 5 रियल इस्टेट में से एक है। ये हो गया पॉजिटिव्स। अब हम नेगेटिव्स में आते हैं। नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही छोटी कंपनी है, 2000 करोड़ की कंपनी है, पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सिंस एजेस वो इतने साल से मार्केट में है पर वो आज तक स्केल अप नहीं कर पाई है। वो स्टार्टिंग भी से ही स्मॉल कैप रही है और अभी तक वो स्मॉल स्केल कंपनी ही है। इसका मतलब ये होता है कि ये अभी तक इतने सालों से मार्केट में रह के भी अपने बिज़नेस को एक्सपैंड नहीं कर पाई, अपने बिज़नेस को स्केल अप नहीं कर पाई। और ये सब चीज़ क्या होता है, फिर इन्वेस्टर्स के मन में ये डाउट डाल देता है कि कंपनी ऐसा क्या कहाँ गलत जा रही है कि वो अपने आप को स्केल अप नहीं कर पा रही है। क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी फ्रॉम ईयर्स अगर कोई कंपनी रह जाता है तो कंपनी के काम करने के तरीके में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो ये एक क्वेश्चन छोड़ता है इन्वेस्टर्स के माइंड में कि ऐसा क्या, व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग इन द कंपनी, कि वो हमेशा से ही स्मॉल कैप ही रह गई है, अभी तक वो अपने साइज़ को नहीं बढ़ा पाई है, एक्सपैंड नहीं कर पाई है। और वो भी स्पेशली जब वो श्रीराम ग्रुप की कंपनी है जो कि इतनी वेल नोन ब्रांड है, ये भी एक पॉइंट है। फिर आता है एक दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारे साउथ में ऐसे कंपनीज़ हैं जो कि लार्ज कैप कंपनीज़ हैं जहाँ पे कस्टमर्स का अट्रैक्शन ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी में लोग ज़्यादा ज़्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं। तो और भी इनको कंपटीशन काफ़ी है साउथ इंडिया में, जो कि लार्ज कैप कंपनी से इनको कंपटीशन है, ये तो फिर भी स्मॉल कैप कंपनी है। थर्ड जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि कंपनी की रेवेन्यू जो है वो हर साल डिक्रीज़ हो रही है, और कोविड की वजह से ऐसे भी इनको इम्पैक्ट हुआ है और आने वाले समय में भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अभी तो ऐसा लग नहीं रहा है, जिस तरीके का ओमिक्रॉन अभी केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये जो कंसर्न रेज हो रहा है ओमिक्रॉन को लेके, इससे तो इतना समझ तो आ ही रहा है कि कोविड इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर एनी सून, जिस वजह का जो इम्पैक्ट है इस कंपनी पे पड़ सकता है। और साथ ही इनकी जो डिपेंडेंसी है वो साउथ रीजन में ज़्यादा है, साउथ इंडियन रीजन में, क्योंकि इनका जो एक्सपेंशन है वो सिर्फ साउथ में ही है, ये ऑल ओवर इंडिया में है ही नहीं, इन्होंने एक्सपैंड नहीं किया। तो इनका जो बिज़नेस है वो बेसिकली साउथ में बेस्ड है। साथ ही इन्होंने रिसेंटली वेस्ट बंगाल में भी थोड़ा बहुत एक्सपेंशन किया है, पर ओवरऑल अगर हम देखें तो इनका जो डिपेंडेंसी है वो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात नहीं है।
और साथ ही ये लास्ट 4-5 ईयर्स से कंटिन्यूसली लॉस मेकिंग कंपनी रही है। और मैंने भी जब आईपीओ का रिव्यू किया था तो मैंने अवॉइड रेटिंग दी थी, मैंने बोला था कि अवॉइड कीजिए इस आईपीओ को। फिर भी आप में से जिन लोगों ने भी लगाया है उनके लिए जानना ज़रूरी है कि अब उनको करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले देखो, ये जान लो कि ये जो कंपनी है ये हाई रिस्क मॉडरेट रिटर्न वाली स्टॉक होने वाली है। मतलब इसमें बहुत रिस्क रहेगा, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है उतना अच्छा नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले भी सकते हो, इसमें रिस्क तो रहेगा, साथ ही रिटर्न जो है बहुत एकदम मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक मॉडरेट रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द लॉन्ग टर्म, लेकिन हाई रिस्क मॉडरेट रिटर्न्स ये जान के रखिएगा। तो अगर आप हाई रिस्क लेने वाले बंदे हो तो और आपको मॉडरेट रिटर्न्स भी चल जाएगा तो आप इसको होल्ड कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट मिलता है, 1-2-3% जितने भी, या नो प्रॉफिट नो लॉस भी होता है, तो भी आपको एग्ज़िट कर जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ये इसका प्राइस और ज़्यादा गिरने के चांसेस हैं। तो थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट अगर मिलता है तो उसको आप एग्ज़िट कर जाइएगा। अगर आप हाई रिस्क टेकर हो तो आप होल्ड भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना है। सेकंड जो है, अगर डिस्काउंट लिस्टिंग होती है, जो कि चांसेस हैं, जैसे कि आज का जीएमपी मैंने बताया कि 10 रुपीज़ माइनस में चल रहा है, यानी 1250 रुपीज़ लॉस होने के चांसेस हैं। तो आप अपना आज ही एक मन बना लो कि इतना रुपए लॉस भी होगा तो भी मैं बेयर कर सकता हूँ और उतने में मैं एग्ज़िट हो जाऊँगा। तो आज आप अपना एक मन बना लीजिए कि सपोज़ आपकी जो क्षमता है लॉस खाने की वो है 2000 रुपये की, तो आप ऐसा मन बना लो कि 2000 रुपये तक का लॉस होगा तो मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा, मैं लॉस बुकिंग में एग्ज़िट कर जाऊँगा। तो ये चीज़ बहुत क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि आप जितना भी लॉस सह सकते हो, अगर उतना उतना तक डिस्काउंट लिस्टिंग हुआ है तो एग्ज़िट कर जाइएगा, क्योंकि फर्दर और फॉल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट लिस्ट हो गई और उसके बाद फिर वो वापस से ऊपर चली जाएगी और फिर आपको प्रॉफिट में आप आ जाओगे। अगर ये डिस्काउंट लिस्टिंग होती है 10-15% की तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा प्राइस को रिकवर करना, और फर्दर डाउनफॉल इसमें देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि मार्केट का जो सिनारियो है वो अच्छा नहीं चल रहा है। इस वजह से हो सकता है कि रिकवर कर भी जाए, लेकिन जो चांसेस दिख रहे हैं, जिस तरीके का मार्केट अभी सिनारियो मार्केट में चल रहा है, ग्लोबल मार्केट भी उतना कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिस वजह से हो सकता है कि अगर ये डिस्काउंट लिस्ट हो जाती है 10-15% का, तो हो सकता है कि फर्दर डाउन भी जाएगी। ओके, और नियर टर्म में बहुत ज़्यादा फॉल आ सकता है और फ्लक्चुएशंस भी होंगे, बीच बीच में ऊपर जाएगी, लेकिन चांसेस है कि अल्टीमेटली ये नीचे की तरफ ही ड्रैग होएगी बिकॉज ऑफ द ओमिक्रॉन केसेस। एंड नियर टर्म में अगर आप सोच रहे हो कि आप प्रॉफिट में आ जाओगे, तो ओमिक्रॉन केस की वजह से रियल इस्टेट सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे। जिस तरीके से हर बार पैंडमिक में आपने देखा होगा, रियल इस्टेट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाती है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन की वजह से कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ये जो है कंपनी के लिए डेट्रीमेंटल होता है। तो अगर आप लॉस सह सकते हो तो लॉस बुकिंग, अगर आपका लिस्टिंग गेन का ही आपका था, वो डिटरमाइन होना चाहिए कि आपको लिस्टिंग डे का आपका स्ट्रैटेजी था या लॉन्ग टर्म होल्डिंग का था। अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए आपने अप्लाई किया था और आपको लॉस हो रहा है, अगर आप उतना लॉस बेयर कर सकते हो तो वहीं पे आप एग्ज़िट हो जाइएगा, और फिर उससे क्या होगा, पीस ऑफ माइंड रहेगा। अदरवाइज़ प्राइस और फॉल होती जाएगी, फिर आपको लगेगा कि अरे इतना लॉस हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है। ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। साथ ही एफआईआई भी अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, तो ये सब नेगेटिव पॉइंट्स और हिंट कर रहा है कि फर्दर अगर डिस्काउंट लिस्ट हो जाती है तो फर्दर फॉल भी आएगा। अगर आप लॉस नहीं बेयर कर सकते हो, आपको होल्ड ही करना है, तो आप इसको होल्ड करो, लेकिन फिर इतना आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा कि आप इसमें स्टक हो सकते हो, आप इसमें अटक जाओगे कुछ टाइम के लिए। तो उतना फिर आप एक पेशेंस लेके फिर होल्ड करिएगा। आपको फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1-2 दिन में मुझे वापस से प्रॉफिट चाहिए या 1-2 महीने में मुझे प्रॉफिट हो जाए, ऐसा करके मत, ये मेंटालिटी मत रखिएगा। अगर आप होल्ड करना चाह रहे हो और आप एग्ज़िट नहीं, आप लॉस नहीं बेयर कर पा रहे हो, तो पेशेंस रख के लंबा होल्ड करिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला हाई रिस्क है इसमें, मॉडरेट रिटर्न्स है, पर इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, नियर टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है प्रॉफिट में ना आ पाए, आपका जो बाइंग प्राइस है वो कवर ना करे नियर टर्म में। तो आप पेशेंस रखो, जैसे ही प्रॉफिट में आएगी आप एग्ज़िट कर जाना। और अगर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ जाता है तो आप इसमें एवरेज कर सकते हो अपने प्राइस को। लेकिन अब ये सब जो मैं बोल रही हूँ ये सब हाइपोथेटिकल है, ये सब एक साइकोलॉजिकल वे से बोल रही हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लॉस में ये डिस्काउंट लिस्टिंग हो और फिर ये प्रॉफिट में ना आए नियर टर्म में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर मुझे ये जो मेरा थॉट है मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ। तो ये मैंने बोल दिया कि एक सेटबैक आएगा
कंपनीज, रियल इस्टेट कंपनी को अगर रेस्ट्रिक्शन लगता है तो आपको, अगर आप होल्ड कर रहे हो, पेशेंस रखिएगा, ये सोच के चलेगा कि कुछ दिनों तक तो एटलीस्ट मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक नहीं होगा प्रॉफिट, क्योंकि ओमिक्रॉन केसेस, कोविड केसेस की वजह से प्रॉब्लम आएगा रियल इस्टेट में। साथ ही लॉस मेकिंग कंपनी है, तो जब तक एक क्वार्टर अच्छा नहीं परफॉर्म कर ले तब तक इसका जो प्राइस है वो नीचे की तरफ गिरने के चांसेस हैं। ओके, और 1 मंथ बाद जब एंकर इन्वेस्टर्स का भी लॉक इन पीरियड ख़त्म हो जाएगा तब तो और नीचे जाएगी, ये भी जान के चलना कि 1 महीना में अगर समझ लो कभी भी आपको बाई चांस प्रॉफिट आ जाता है तो आप एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि जब तक 1 महीना ख़त्म होगा और एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड आएगा, लॉक इन पीरियड ओवर होगा, तब एंकर इन्वेस्टर्स सेल कर देंगे, फिर से आपका प्राइस नीचे चला जाएगा। तो थोड़ा सा नज़र बना के रखिएगा, अगर डिस्काउंट लिस्टिंग होती है और अगर आप एग्जिट नहीं कर रहे हो लॉस में और आप होल्ड करने का सोच रहे हो तो 1 महीने के बीच में देखिएगा, कभी भी अगर आपको ऐसा नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में अगर आप जा रहे हो या फिर प्रॉफिटेबल सिचुएशन में जा रहे हो तो एग्जिट कर जाइएगा, लालच मत कीजिएगा, क्योंकि 1 मंथ बाद जब एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड ओवर होगा फिर से सेल ऑफ प्रेशर आ जाएगा। अदरवाइज़ एकदम लॉन्ग टर्म का सोचो, फिर 1-2 ईयर्स का सोच के चलो फिर। और न्यू इन्वेस्टर्स जो सोच रहे हैं कि इस शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट नॉट फॉर नाउ, जब तक ये मार्केट के सेंटिमेंट्स वैसे ही अच्छे नहीं है, साथ ही ओमिक्रॉन केसेस की वजह से रियल इस्टेट एनीवे इम्पैक्ट होने वाला है, तो इट इज़ नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट सेक्टर्स, स्पेशली दिस IPO, दिस स्टॉक श्रीराम प्रॉपर्टीज़ का, क्योंकि ये एनीवे इसका बैलेंस शीट उतना कुछ अच्छा है भी नहीं और लॉस मेकिंग कंपनी है, रेवेन्यू भी डिक्रीजिंग है, तो आई डोंट थिंक इसको एज एन इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। और इकलौती जो अच्छी चीज़ है कंपनी की वो ये है कि इसकी मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी पुरानी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, सो लॉन्ग टर्म में पासा पलट सकता है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, अच्छे मतलब मॉडरेट रिटर्न्स, लेकिन हाई रिस्क के साथ ही आएगी ये चीज़, तो इतना प्रिपेयर्ड रहिएगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो लॉन्ग टर्म के लिए तो पेशेंस ज़रूरी है, रिस्क टेक करना आना चाहिए थोड़ी बहुत, ये कई बार नीचे भी जाएगी तो आपको घबराना नहीं है, ऐसा सोच के एक मेंटल फ्रेम बना के चलिएगा कि 2 साल तक मुझे इसको नहीं देखना है, 2 साल के बाद ही मैं इसको बेचूंगा, वैसा टाइप का ये शेयर है। तो क्योंकि मैनेजमेंट इसकी अच्छी है तो फ्यूचर में ये अच्छा परफॉर्म कर सकती है, पर जब तक ये कोविड है तब तक इसको प्रॉब्लम आएगी। स्टॉप लॉस अगर आप होल्ड करने का प्लान कर रहे हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हो 98 रुपीज़ पे, 98 तक जाएगी तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और फिर आप एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा नीचे जाएगी तो समझ लो कि फिर स्टॉक सही में बहुत बहुत ख़राब परफॉर्म करने लगेगी। तो 98 का एटलीस्ट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लगा के फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है इस IPO के स्टॉक के लिस्टिंग डे में। तो कैसी लगी है वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।